हाय एवरीवन, तो आज हम अपनी पॉलिटी की सीरीज़ को आगे बढ़ाते हुए नेक्स्ट चैप्टर करने वाले हैं, जो कि है चैप्टर नंबर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब क्योंकि ये चैप्टर बहुत छोटा सा है और इसका जो नेक्स्ट चैप्टर है स्टेट लेजिस्लेचर वो काफ़ी बड़ा है, तो इसीलिए हम लोग आज इसको तो करेंगे चैप्टर नंबर 32 को, साथ ही चैप्टर 33 के भी कुछ टॉपिक्स आज ही कवर कर लेंगे ताकि जो नेक्स्ट वीडियो आए वो ज़्यादा लंबी ना हो। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले इधर देखो, तो जो हमने पार्ट 3 पढ़ा था लक्ष्मीकांत का, सेंट्रल गवर्नमेंट से डील करता है, उसमें हमने पढ़ा था प्रेसिडेंट के बारे में, वाइस प्रेसिडेंट के बारे में, प्राइम मिनिस्टर, सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड पार्लियामेंट के बारे में, राइट। अब इधर आ जाओ, पार्ट 4 जो कि स्टेट गवर्नमेंट से डील करता है, इसमें गवर्नर, चीफ मिनिस्टर, स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड स्टेट लेजिस्लेचर, ये दोनों ही टॉपिक जो है एकदम सेम टू सेम है। खाली ये इंडिया एज अ स्टेट के रिस्पेक्ट में है कि हेड ऑफ द स्टेट इंडिया के कौन है, प्रेसिडेंट है। ये इंडिया में जितने भी स्टेट्स हैं उनके रिस्पेक्ट में है। तो अगर आप लोग इनको करने से पहले अगर इनको रिवाइज कर लेते हो एक बार, तो आप देखोगे आपको एक्स्ट्रा कुछ खास नहीं पढ़ना पड़ा, एक ही दो जगह है थोड़ी बहुत चेंजेस हैं, दैट्स इट। ठीक है, जैसे जब हम लोगों ने गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ा था तब मैंने आपको कहा था कि आप लोग एक बार प्रेसिडेंट वाला चैप्टर रीड कर लेना, तो आपको थोड़े बहुत ही डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे और चैप्टर दोनों ही काफ़ी अच्छे समझ में आ जाएंगे। होता क्या है ना, ये एक ट्रिक है, हमारा ब्रेन जो है ना, देखो मैं बताती हूँ, जब भी कोई चीज़ पढ़ रहे हो ना और अगर नहीं समझ में आ रहा है तो उसको किसी चीज़ से कंपेयर करके पढ़ने लग जाओ, तो वो चीज़ आसानी से समझ में भी आती है और याद भी रहती है। इस वजह से मैंने आपको कहा था जब भी गवर्नर वाला चैप्टर पढ़ रहे हो तो ये चैप्टर रिवाइज कर लो और इसको कंपेयर करके पढ़ो साथ में। ठीक है, फिर बात करते हैं अब, जैसे सेंटर में एक वाइस प्रेसिडेंट का भी ऑफिस होता है जो हमें स्टेट में देखने को नहीं मिलता है, बस एक यही चेंजेस है। ठीक है, इसके बाद अगर प्राइम मिनिस्टर का ऑफिस है, सिमिलरली स्टेट में चीफ मिनिस्टर का ऑफिस है, तो चीफ मिनिस्टर वाला चैप्टर अगर हम पढ़ रहे हैं तो प्राइम मिनिस्टर वाला अगर एक बार रिवाइज कर ले या दोनों को कंपेयर करके पढ़ ले तो हमें बहुत इजीली और अच्छे से याद हो जाएगा। अब आ जाओ, जैसे सेंटर में सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर थे, स्टेट में स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है। आप देखोगे इस चैप्टर में आपको कुछ नया नहीं पढ़ना है, आप लोग वो आर्टिकल्स ऑलरेडी इन दोनों चैप्टर्स में कवर कर चुके हो, थोड़ा बहुत यहाँ भी पढ़ चुके हो, तो ऐसा कुछ एक्स्ट्रा पढ़ने वाले हो नहीं आज। इसी वजह से मैंने इस चैप्टर के भी कुछ टॉपिक्स हैं जो आज के वीडियो में इंक्लूड कर दिए हैं। ठीक है, नाउ जब हम लोग स्टेट लेजिस्लेचर पढ़ेंगे तब आपको करना ये है कि जैसे स्टेट लेजिस्लेचर काफ़ी बड़ा चैप्टर है, सपोज करो मैं उसमें कॉम्पोजिशन ऑफ हाउसेस के बारे में पढ़ रही हूँ, आपका लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल के बारे में। ठीक है, तो आपने क्या करना है, पार्लियामेंट के दोनों लोकसभा एंड राज्यसभा दोनों ही हाउसेस के कॉम्पोजिशन को एक बार रिवाइज कर लेना है, उसके बाद उस टॉपिक पे जंप करना है। तो होगा क्या ना, दोनों ही कंपेयर करके पढ़ोगे तो ईजिली याद हो जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। ये रहा हमारा चैप्टर नंबर 32 स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। बट स्टार्ट करने से पहले यू ऑलरेडी नो द ड्रिल, अगर आप पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी भी पढ़ना चाहते हो एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स कवर करना चाहते हो तो वो इस चैनल पे अपलोडेड है। इकोनॉमी के लेक्चर्स मिल जाएंगे आपको, और विजन आईएएस की मंथली मैगजीन हम लोगों ने जनवरी का ऑलरेडी कवर कर लिया है, फरवरी का कर रहे हैं, डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको इन दोनों ही प्लेलिस्ट का लिंक जो है मिल जाएगा। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं। अब हमें ये प्रोसेस पहले से ही पता है, होता क्या है, हमारे ये गवर्नर हैं और हमारे ये हैं सीएम। ठीक है, ये हमारे सीएम है और ये हमारे गवर्नर है। अब गवर्नर जो है उनके पास दो ड्यूटीज़ हैं, एक तो वो सेंट्रल के एजेंट है, तो उससे होता क्या है कि कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशनली काम कर रहा है नहीं कर रहा है वो सारी इन्फॉर्मेशन वो प्रेसिडेंट को भेजते हैं, दैट्स अ डिफरेंट थिंग, वो हटा दो। बट उसके अलावा गवर्नर एज अ गवर्नर जितनी भी ड्यूटीज़ निभाते हैं वो ड्यूटीज़ सिर्फ और सिर्फ वही निभाते हैं जो उनको, ये कुछ बंच ऑफ पीपल है, इनको हम लोग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहते हैं, ये लोग जो बोलते हैं वही काम गवर्नर को करना पड़ता है। और इस काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के हेड कौन होते हैं, हमारे सीएम होते हैं, और ये लोग जो भी काम गवर्नर को कहते हैं वही काम गवर्नर को करना पड़ता है। गवर्नर अपनी इच्छा अनुसार एक ही दो काम कर सकते हैं जिसको हम लोग डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं, जिनको हम लोगों ने डिस्कस किया था। अब आज हम लोग इन्हीं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में देखने वाले हैं, किस तरीके से इनको चुना जाता है, कौन से हाउसेस से होते हैं, कितनी स्ट्रेंथ होती है, एटसेट्रा एटसेट्रा। अगर सेंट्रल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर पढ़ा है तो ये बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा, जस्ट वन रीडिंग इज इनफ। ठीक है, नाउ अब हमें पता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट्री सिस्टम एस्टैब्लिश किया है सेंटर के लिए भी और स्टेट के लिए भी। ठीक है, जहाँ पे हमारे रियल एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी किसके पास होती है, चीफ मिनिस्टर के पास एंड काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पास। ये लोग जो चीज़ चाहते हैं वही चीज़ एक्चुअली में होती है। ठीक है, नाउ अब ये जो चीज़ है ना, ये लोग किस तरीके से काम करेंगे, किस तरीके से फंक्शंस अपने परफॉर्म करेंगे, ये चीज़ें हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डायरेक्टली नहीं लिखी हुई हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स हमको दिए गए हैं। जैसे आर्टिकल नंबर 160
163 एंड आर्टिकल नंबर 164। अगर आपने पहले वाले चैप्टर्स पढ़े, हमने वहाँ भी डिस्कस किया था इनको। अब आर्टिकल नंबर जो 163 है ये बताता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में कि क्या कैसा स्टेटस है उनका, और आर्टिकल नंबर 164 बताता है उनके अपॉइंटमेंट, टेन्योर, रिस्पॉन्सिबिलिटी, क्वालिफिकेशंस, ओथ और सैलरीज वगैरह कौन दिलवाएगा, कौन डिसाइड करेगा, ये सारी चीज़ें। ठीक है, नाउ अब देखते हैं आर्टिकल नंबर 163 को समझते हैं। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर टू एड एंड एडवाइस गवर्नर, यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं जो कि गवर्नर को हर एक टॉपिक पर एडवाइस करेंगे। इसका पॉइंट 1 क्या कहते हैं कि एक काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होगी विद द चीफ मिनिस्टर एज द हेड, जिसके हेड कौन होंगे, चीफ मिनिस्टर होंगे, और वो लोग गवर्नर को हर एक मैटर पे बताएंगे कि एग्जैक्टली गवर्नर को क्या करना है और किस तरीके से अपनी ड्यूटीज़ को परफॉर्म करना है। ठीक है, लेकिन जहाँ उनकी डिस्क्रिशन है वहाँ वो लोग नहीं बता सकते कि क्या करना है। इसके बाद अगर कोई भी क्वेश्चन आता है कि ये मैटर जो है विद इन द फॉल्स विद इन द गवर्नर्स डिस्क्रिशन और नॉट, मान लो जैसे हमने देखा था गवर्नर की डिस्क्रिशनरी पावर क्या थी, अगर कोई मेजॉरिटी पार्टी नहीं है तो गवर्नर अपनी मर्जी से जो है सीएम बना सकते हैं। ठीक है, तो उस केस में भी लार्जेस्ट पार्टी या कोलिएशन पार्टी के लीडर को बना सकते हैं, और अगर वो भी नहीं है सीन तो फिर क्या करते हैं, कोई ऐसा इंसान जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है उसको भी गवर्नर एज अ चीफ मिनिस्टर अपॉइंट कर सकते हैं। तो ये जो चीज़ है गवर्नर की डिस्क्रिशन है, राइट। अब मान लो इस मैटर पे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अगर उनको एडवाइस करने लग गए, या किसी भी मैटर पे जो गवर्नर की डिस्क्रिशन है वहाँ पे एडवाइस करने लग गए, और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कहना है नहीं ये आपकी डिस्क्रिशनरी पावर नहीं है, इस पर आपको हमारी बात सुननी पड़ेगी। ठीक है, अगर ऐसा कुछ हो जाता है तो इसमें गवर्नर का डिसीजन जो है वो फाइनल माना जाएगा। गवर्नर डिसाइड करेंगे कि ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर है कि नहीं है, क्या ये मेरी डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं छीन रहे हैं ये लोग। समझ में आ गया इस मैटर में मुझे सलाह मशवरा देके। तो वो चीज़ लास्ट में कौन डिसाइड करते हैं, वो चीज़ लास्ट में गवर्नर डिसाइड करते हैं कि जिस मैटर पे उनको सलाह मशवरा दिया जा रहा है वो उनकी डिस्क्रिशनरी पावर तो नहीं छीन रहे हैं उनसे। ठीक है, तो ये है। इसके बाद जो गवर्नर को एडवाइस दी जाएगी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा, ये लोग जो भी काम कहेंगे गवर्नर को करने के लिए वो काम गवर्नर परफॉर्म करेंगे। और इस चीज़ को गवर्नर ये नहीं बोल सकते कि देखो मुझे तो ये काम करने के लिए कह रहे हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मेरा मन नहीं है, मैं इसको कोर्ट में चैलेंज करूंगा, ये चीज़ गलत है। ऐसा कुछ भी नहीं कर सकते। जो भी एडवाइस उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के द्वारा दी जा रही है उस एडवाइस को किसी भी XYZ कोर्ट में आप चैलेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक तरीके से देखो तो ये अपना ऑफिस टास्क परफॉर्म कर रहे हैं, और जो भी आप लोग अपना जिस पोजीशन पे हो उस पोजीशन पे जो भी काम परफॉर्म करते हो, लाइक एज अ गवर्नर में जो कर रही हूँ, एज अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में जो भी काम परफॉर्म कर रही हूँ, उस चीज़ को लेके कोई केस नहीं कर सकता है मेरे पे। ठीक है, कि मैंने ऐसा क्यों किया, ऐसा क्यों नहीं किया, ये चीज़ है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ आर्टिकल नंबर 164 जो कि क्या कहता है, हमारे चीफ मिनिस्टर को और जो बाकी के अदर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स हैं उनको कौन अपॉइंट करेंगे, हमारे गवर्नर अपॉइंट करेंगे। अब ये आपको ऑलरेडी पता होगा, गवर्नर पहले सीएम को अपॉइंट करते हैं, सीएम फिर एक नाम की लिस्ट गवर्नर को देते हैं कि आप इनको मिनिस्टर्स बना दीजिए, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा बना दीजिए, फिर गवर्नर उन लोगों को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा बना देते हैं। क्लियर है ये चीज़। लेकिन एक और चीज़ ध्यान रखना, ये जो कुछ स्टेट्स हैं छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, पहले इस लिस्ट में बिहार का भी नाम हुआ करता था लेकिन बिहार को 2006 में इस लिस्ट से हटा दिया गया है। तो ये जितने भी स्टेट्स हैं ना, इन स्टेट्स में एक आपके रहते हैं ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर, और इनको भी हमारे गवर्नर ही हैं जो अपॉइंट करते हैं। ये बेसिकली क्या करते हैं, ये जो वेलफेयर होता है शेड्यूल कास्ट का, शेड्यूल ट्राइब्स का, जो भी ट्राइबल एरिया है, जो बैकवर्ड क्लासेस हैं, उनकी देखभाल करना, उनको क्या चाहिए, क्या ज़रूरत है, उनको कैसे अपलिफ्ट किया जाएगा किसी भी स्टेट में, ये सारे जो काम होते हैं ना वो इन ट्राइबल वेलफेयर मिनिस्टर का होता है ये सारा काम। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ अब ये जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स मैंने आपको बताया, इनकी स्ट्रेंथ कितनी होती है, तो इनकी स्ट्रेंथ होती है जो हमारी लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ का 15% होता है ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ठीक है, अब लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ कितनी होती है, क्या होती है, वो नेक्स्ट चैप्टर में डिस्कस करेंगे। पर फिलहाल अगर 60 है लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ, तो इसका सिर्फ और सिर्फ 15% होगा जो हमारे ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की स्ट्रेंथ होगी। ठीक है, लेकिन ये तो मैक्सिमम है, मतलब 15% मैक्सिमम है कि इतनी स्ट्रेंथ होनी चाहिए। मिनिमम आपकी कितने, मिनिमम 12 मिनिमम होने चाहिए कि 12 तो मेंबर्स कम से कम काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का हिस्सा होने चाहिए, और मैक्सिमम कितना है 15% ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। ठीक है, स्ट्रेंथ ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके साथ आ जाओ, अगर कोई मेंबर किसी भी हाउस से बिलोंग करता है, उसको जैसे चाहे वो लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर रहा हो, चाहे वो लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर रहा हो, उसको हमने डिस्क्वालीफाई कर दिया ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन।
ठीक है, तो उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा आप नहीं बना सकते हो अगर वो डिस्क्वालीफाइड है डिफेक्शन के ग्राउंड में, तो ठीक है। और ये इसको हमने 91st अमेंडमेंट एक्ट से इस प्रोविजन को ऐड किया था। नाउ नेक्स्ट लाइन तो फेवरेट है, पता ही है हमें कि मिनिस्टर शॉल होल्ड ऑफिस ड्यूरिंग द प्लेजर ऑफ गवर्नर। अब आई डोंट थिंक मुझे ये चीज़ आपको समझाने की ज़रूरत है। नेक्स्ट आ जाओ, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स शॉल बी कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये लाइन याद रखना, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ये आपका। तो जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है वो कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल है किस हाउस को? लेजिस्लेटिव असेंबली को। अब ऐसा क्यों है ये ध्यान से समझना है इस चीज़ को, ठीक है। तो इस लाइन का मतलब आपका ये होता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ना पूरे ग्रुप की बात हो रही है, ठीक है, वो लेजिस्लेटिव असेंबली को कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल हैं। अगर असेंबली को लगता है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स ने कोई गलत काम किया है या उन पर भरोसा अब नहीं किया जा सकता है, तो असेंबली ना एक नो कॉन्फिडेंस मोशन चला सकती है और पूरी काउंसिल को हटा सकती है, ठीक है। साथ ही यहाँ पे आप एक टर्म देखोगे कलेक्टिवली, यानी कि सारे। तो अगर कोई एक मिनिस्टर भी गलती करता है ना तो पूरी काउंसिल उसके लिए रिस्पॉन्सिबल होती है, ठीक है। काउंसिल का मतलब क्या है? एक टीम है, और अगर एक टीम का एक भी मेंबर फेल हो जाता है तो पूरी टीम को जवाब देना पड़ता है, राइट। तो ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद गवर्नर जो वो एडमिनिस्टर करेंगे, इनकी ओथ ये लेते हैं काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनने से पहले। वो ओथ कौन दिलवाता है इनको? गवर्नर दिलवाता है। साथ ही कोई मिनिस्टर है जो कि मेंबर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का 6 महीने से ज़्यादा, तो उसको मिनिस्टर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का भी हिस्सा वो नहीं रह सकता है। किसी ऐसे बंदे को काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का पार्ट बना दिया गया है जो कि ना स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का मेंबर है, ना स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर है, तो उस केस में उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो बना दिया जाता है, लेकिन 6 महीने के अंदर उसको किसी भी हाउस का मेंबर बनना पड़ेगा, अदरवाइज वो पोजीशन उससे छीन ली जाएगी, ठीक है। सैलरी एंड अलाउंसेस जो है इनकी कौन डिसाइड करता है? टाइम टू टाइम स्टेट लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट डिसाइड नहीं करता है, ध्यान रखना ये चीज़, स्टेट लेजिस्लेचर डिसाइड करता है। इसके बाद आ जाओ आर्टिकल नंबर 166 जो कि कंडक्ट ऑफ बिजनेस ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ स्टेट, इससे डील करता है। तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन होंगे किसी भी स्टेट गवर्नमेंट के, वो गवर्नर के नाम पे लिए जाएंगे, ये आपको पता है। इंडिया की बात करूँ, इंडिया एज अ स्टेट की, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस हम लोग परफॉर्म करते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पे होते हैं। सिमिलरली किसी स्टेट की बात की जाए इंडिया के अंदर, तो जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शंस होते हैं वो गवर्नर के नाम पे लिए जाते हैं, ठीक है। इसके बाद ये जो सेकंड पॉइंट है ये आपका कहता है कि जैसे गवर्नर ना कुछ रूल्स बनाते हैं जिनमें ये लिखा होता है कि कोई भी डॉक्यूमेंट है, जैसे हम लोग कोई भी एग्जीक्यूटिव एक्शन जो है गवर्नर के नाम पे परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है, तो अब हर जगह हर फाइल पे गवर्नर साइन नहीं कर सकते हैं, ठीक है। तो अब गवर्नर इसलिए क्या करते हैं, कुछ रूल्स बनाते हैं जिसमें लिखा होता है कि कैसे किस तरीके से आप लोग किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी लेटर को, किसी भी ऑर्डर को किस तरीके से ऑथेंटिसिकेट कर सकते हो। ऑथेंटिसिकेट का मतलब है, सिंपल टर्म्स में बताऊं तो कौन साइन करेगा उस डॉक्यूमेंट पे जो माना जाएगा कि गवर्नर ने साइन कर दिए हैं। समझ में आ गया? किस तरीके से उस पर सिग्नेचर होंगे, कौन उस डॉक्यूमेंट पे सिग्नेचर करेगा कि ये माना जाएगा कि गवर्नर ने सिग्नेचर कर दिए हैं। समझ में आ गया? और जो रूल्स गवर्नर ने बनाए हैं अगर वो रूल्स फॉलो कर लिए गए तब माना जा सकता है कि गवर्नर ने उस ऑर्डर को स्पेसिफिकली वैलिड कर दिया है, अदरवाइज उसको इनवैलिड माना जाएगा। समझ में आ गया? फॉर एग्जाम्पल देखो, अगर चीफ सेक्रेटरी किसी डॉक्यूमेंट पर साइन करता है एज पर रूल्स मेड बाय गवर्नर, तो वो डॉक्यूमेंट वैलिड होगा चाहे गवर्नर ने खुद साइन ना किया हो। क्लियर है ये चीज़? समझ में आ गया? थर्ड आपका कहता है कि गवर्नर ना कुछ भी रूल्स बना सकते हैं ताकि गवर्नमेंट का काम जो है ना वो स्मूथली चले, ईजिली हो। फॉर एग्जाम्पल कौन सा काम कौन करेगा, कौन सा डिपार्टमेंट किस मिनिस्टर को मिलेगा, कैसे फाइल्स सर्कुलेट होंगी। लेकिन जिन कामों में गवर्नर को पर्सनल डिस्क्रिशन मिली हुई है, ठीक है, उन जैसे प्रेसिडेंट रूल वगैरह लगाना है तो उसमें ये रूल्स अप्लाई नहीं होते हैं। वो जैसे लिखे हुए हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जिस तरीके से लिखे हुए हैं वैसे ही गवर्नर को करने होंगे, उसके लिए गवर्नर कोई स्पेसिफिक रूल नहीं बना सकते, ठीक है। नाउ आ जाओ आर्टिकल नंबर 167 जो कि कहता है ड्यूटीज़ ऑफ चीफ मिनिस्टर। ये तो हम ऑलरेडी कर चुके हैं डिस्कस। तो क्या क्या है चीफ मिनिस्टर की ड्यूटीज़? पहला तो ये है कि कम्युनिकेट करना, भाई बेसिकली इनकी बात बताना कि यहाँ पे क्या डिस्कशन चल रहा है वो गवर्नर को बताना, गवर्नर को क्या लगता है वो चीज़ यहाँ बताना। तो ये प्रिंसिपल चैनल ऑफ कम्युनिकेशन है इन दोनों के बीच में। समझ में आ गया? इसके बाद जो भी उनको लगता है इन्फॉर्मेशन रिलेटिंग टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ अफेयर्स ऑफ द स्टेट, प्रपोजल फॉर लेजिस्लेशन एज गवर्नर में कॉल फॉर, जो भी इन्फॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन को लेके गवर्नर मांगते हैं सीएम से, सीएम को वो इन्फॉर्मेशन गवर्नर को देनी पड़ेगी, ठीक है। इफ़ द गवर्नर सो रिक्वायर्स टू सबमिट फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एनी मैटर, ये मैंने पहले ही बताया था। अगर किसी एक स्पेसिफिक मैटर को उनको लगता है कि किसी एक ही मिनिस्टर की वो राय थी, किसी एक ही मिनिस्टर का वो ओपिनियन है, मैटर है जो कि आया है मेरे पास, तो गवर्नर बोल सकते हैं इसको दोबारा रिकंसिडर करो, मैं चाहता हूँ इस मैटर पे सभी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की सहमति होनी चाहिए।
तो ऐसा करके वो रिकन्सिडरेशन के लिए भी बोल सकते हैं मैटर को। नाउ आ जाओ आर्टिकल नंबर 177, राइट ऑफ मिनिस्टर्स एज रिस्पेक्ट्स द हाउसेस। तो एवरी मिनिस्टर शॉल हैव द राइट टू स्पीक, टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ असेंबली एंड ऑल्सो द काउंसिल वेयर इट एग्जिस्ट एंड एनी कमिटी ऑफ द स्टेट लेजिस्लेचर ऑफ विच ही मे बी नेम्ड अ मेंबर बट ही शॉल नॉट बी एंटाइटल्ड टू वोट। यानी कि कोई भी मिनिस्टर किसी भी हाउस की कोई भी मीटिंग किसी भी कमेटी की अटेंड कर सकते हैं, लेकिन वोट नहीं कर सकते अगर वो उस हाउस या उस कमेटी के मेंबर नहीं है तो। ठीक है, यही है। इसके बाद आ जाओ अब नेचर ऑफ एडवाइस बाय मिनिस्टर। तो जो भी एडवाइजेज ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर देते हैं ये किस तरीके का होता है। तो सबसे पहले तो 163 जो आर्टिकल है वो हमें ये सब कुछ बताता है। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होंगे, उनके हेड सीएम होंगे, वो लोग गवर्नर को सलाह मशवरा देंगे। जो भी मैटर पे जिस भी मैटर पे वो लोग गवर्नर को सलाह मशवरा देंगे, जो भी देंगे उस चीज़ को किसी भी कोर्ट में आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हो। ये चीज़ हमने देख लिया। 1971 में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोला कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर मस्ट ऑलवेज exist to advise the governor even after the dissolution of the state legislative assembly or resignation of council of minister। यानी कि 1971 के जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने ये बोल दिया कि गवर्नर अपनी डिस्क्रिशन से कोई काम नहीं कर सकते, एक्सेप्ट जो उनकी पर्सनल डिस्क्रिशन जो उनको कॉन्स्टिट्यूशन से मिली हुई है वो तो करेंगे, लेकिन उसके अलावा कोई भी एडमिनिस्ट्रेशन का जो काम वो एज अ गवर्नर की तरह कर रहे हैं वो बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के नहीं कर सकते। मान लो कि लेजिस्लेटिव असेंबली जो है डिसॉल्व हो गई है, लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई है यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स भी डिसॉल्व हो गए हैं ना, पर ऐसा होता नहीं है तब तक जब तक फ्रेश इलेक्शंस होके नए सीएम नहीं बनते, नए काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स नहीं बनते। ठीक है, जैसे कि फ्रेश इलेक्शंस हो गए, अब कल फर्स्ट मीटिंग है और कल ही जो है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स और सीएम का चुनाव हो जाएगा, तो वो जो पहले वाली काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थी ना, जो लेजिस्लेटिव असेंबली डिसॉल्व हो गई थी, वो आज तक एग्जिस्ट करती है। क्लियर है ये चीज़। गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के फंक्शन परफॉर्म कर ही नहीं सकते हैं। समझ में आ गया। तो जो एग्जिस्टिंग काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स थे वो कंटिन्यू कर सकते हैं जब तक सक्सेसर जो है चार्जेस अज्यूम ना कर ले। ये चीज़ ध्यान रखना। नाउ 1974 में कोर्ट ने क्लैरिफाई कर दिया दैट एक्सेप्ट इन स्फेयर्स वेयर द गवर्नर इज टू एक्ट इन हिज डिस्क्रिशन द गवर्नर हैज़ टू एक्ट ऑन द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर इन द एक्सरसाइज ऑफ हिज पावर्स एंड फंक्शन। जो उनकी अपनी पर्सनल डिस्क्रिशन है उस पर उनको नहीं लेना सलाह मशवरा काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से, लेकिन उसके अलावा हर मैटर पे आपको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर से सलाह मशवरा लेना पड़ेगा। समझ में आ गया। ही इज़ नॉट रिक्वायर्ड टू एक्ट पर्सनली विदाउट द एड एंड एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और अगेंस्ट द एड एंड एडवाइस ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। एडमिनिस्ट्रेशन का कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए गवर्नर बिना काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एड एंड एडवाइस के काम नहीं कर सकते हैं। साथ ही काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ने अगर बोला है कि आपको एक्स फंक्शन परफॉर्म करना है, गवर्नर भले ही उससे अग्री ना करते, उनको वाई फंक्शन परफॉर्म करना हो, उनको फिर भी एक्स ही करना पड़ेगा, वो उसके अगेंस्ट भी नहीं जा सकते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है। ठीक है। नाउ वेयर द कॉन्स्टिट्यूशन रिक्वायर्स द सैटिस्फैक्शन ऑफ द गवर्नर, द satisfaction is not the personal satisfaction of the governor but it is the satisfaction of council of ministers। यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन में अगर कहीं लिखा हुआ है कि ये जो बात है ये गवर्नर की इच्छा अनुसार होनी चाहिए या गवर्नर ये काम परफॉर्म करेंगे या गवर्नर ये करेंगे, तो वहाँ एक्चुअली में गवर्नर से मतलब नहीं है, वहाँ किससे मतलब है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स से। काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को वो काम गवर्नर को कराना है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को सहमत सेटिस्फाई होना है जो भी काम वो लोग करेंगे। समझ में आ गया। जहाँ लिखा हुआ है कि ये काम जो है गवर्नर द्वारा किया जाएगा, दैट मीन्स वो काम जो है गवर्नर तो करेंगे लेकिन काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस लेने के बाद। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मिनिस्टर्स। अभी तीन हमें पता है, एक तो कलेक्टिव रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और नो लीगल रिस्पॉन्सिबिलिटी। एक बार आप लोग बुक से रीड कर लेना, दैट इज मोर देन इनफ। ठीक है। नाउ कंपोजिशन ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को एग्जैक्टली किस तरीके से हम लोग बनाते हैं, तो इनका कोई फिक्स रैंक नहीं होता, स्ट्रक्चर नहीं होता स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का, ये चीफ मिनिस्टर डिसाइड करते हैं बेस्ड ऑन द सिचुएशन। ठीक है। नाउ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में तीन कैटेगरीज है। पहला आपके कैबिनेट मिनिस्टर्स हैं, दूसरे आपके मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट हैं और तीसरे आपके डेप्यूटी मिनिस्टर है। समझ में आ गया। इनकी रैंक डिफरेंट है, इनका पे डिफरेंट है, इनका पॉलिटिकल रोल भी डिफरेंट है इन तीनों का ही। तो इन तीनों से मिलकर ही हमारे काउंसिल ऑफ मिनिस्टर जो है बनते हैं। तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हिस्सा कौन कौन होते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर ऑफ स्टेट एंड डेप्यूटी मिनिस्टर्स। ठीक है। कैबिनेट मिनिस्टर्स जो है वो हैंडल करते हैं की डिपार्टमेंट्स एंड पार्ट ऑफ पॉलिसी मेकिंग कैबिनेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारी कंट्री, हमारी किसी स्पेसिफिक स्टेट की बात कर रही हूँ मैं, अगर किसी भी स्टेट में कोई भी मेजर पॉलिसी मेकिंग का काम होता है वो कौन करते हैं? कैबिनेट मिनिस्टर्स करते हैं और यही हैं जो मेजर डिपार्टमेंट्स जो है संभालते हैं। ठीक है। मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट में हैव इंडिपेंडेंट चार्ज और असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर बट आर नॉट रेगुलर कैबिनेट
कैबिनेट मेंबर्स, ये चीज़ ध्यान रखना। इसके बाद डेप्यूटी मिनिस्टर जो है वो असिस्ट करते हैं कैबिनेट मिनिस्टर्स को विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज और कैबिनेट मेंबरशिप। इनके पास इंडिपेंडेंट चार्ज नहीं होता, कैबिनेट मेंबरशिप नहीं होती, ये लोग सिर्फ असिस्ट करने के लिए होते हैं। समटाइम्स डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर इज अपॉइंटेड फॉर पॉलिटिकल कंसिडरेशन, कभी कभी एक डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर को भी अपॉइंट कर सकते हैं हम लोग अगर हमें लगता है नीड है अभी तो, ठीक है। इसके बाद आ जाओ कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं, जो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है, ब्रेन है एक तरीके से। तो स्मॉलर बॉडी होती है जिसको कैबिनेट बोलते हैं, इज द न्यूक्लियस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। न्यूक्लियस किसी भी सेल के अंदर अगर हम देखें तो न्यूक्लियस मेन पार्ट होता है, राइट। तो उस न्यूक्लियस किसको बोला गया है, कैबिनेट को बोला गया है। किसका न्यूक्लियस, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का न्यूक्लियस। नाउ इट कंसिस्ट ऑफ ओनली द कैबिनेट मिनिस्टर्स, यहाँ पे सिर्फ कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं। इट इज द रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी इन द स्टेट गवर्नमेंट, जो रियल सेंटर ऑफ अथॉरिटी है स्टेट गवर्नमेंट की वो कौन है, कैबिनेट। सिमिलर हमने सेंटर में भी पढ़ा था अगर आपको याद आ रहा हो। इसके बाद इट परफॉर्म्स द फॉलोइंग रोल, और ये कुछ ड्यूटीज़ है जो ये परफॉर्म करते हैं, जैसे कि हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग, एक सेकेंड यहाँ पे स्पेस दे देते हैं, अरे हाँ, तो हाईएस्ट डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी जो है वो यही लोग हैं, सबसे इंपॉर्टेंट डिसीजंस जो है वो यहीं लिए जाते हैं हमारे स्टेट के। नाउ इट इज़ द चीफ पॉलिसी फॉर्मुलेटिंग बॉडी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ द सुप्रीम एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, इट इज़ द चीफ कोऑर्डिनेटर ऑफ स्टेट एडमिनिस्ट्रेशन, इट इज़ एन एडवाइजरी बॉडी टू द गवर्नर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इट इज़ द चीफ क्राइसिस मैनेजर एंड दस डील्स विद ऑल द एमरजेंसी सिचुएशंस, इट डील्स विद ऑल मेजर लेजिस्लेटिव एंड फाइनेंशियल मैटर्स, इट एक्सरसाइजेस कंट्रोल ओवर हायर अपॉइंटमेंट्स लाइक कॉन्स्टिट्यूशनल अथॉरिटीज एंड सीनियर सेक्रेटेरिएट एडमिनिस्ट्रेटर्स। ये सारे फंक्शंस जो है कौन परफॉर्म करते हैं, हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स। अब आपको ये सारे आठों के आठों पता होने चाहिए, अच्छे से याद होना चाहिए क्योंकि यूपीएससी पूछता है ये, ठीक है। नेक्स्ट कम्स कैबिनेट कमिटीज़। अगेन अब कैबिनेट कमेटी क्या है, कैबिनेट के अंदर वर्क करने वाले। तो कैबिनेट वर्क्स थ्रू वेरियस कमेटी। अभी जो कैबिनेट है इसमें भी ऐसे ही काम नहीं करते हैं, इनके अंदर भी छोटी छोटी कमिटीज़ होती हैं जो कि कुछ कुछ स्पेसिफिक काम्स परफॉर्म करती हैं, स्पेसिफिक वर्क्स परफॉर्म करती हैं, ठीक है। तो दो तरीके की होती हैं, स्टैंडिंग एंड एडहॉक, जो मैंने आपको पहले भी पार्लियामेंट्री कमेटी के टाइम में भी ये चीज़ें समझाई थी। द फॉर्मर आर ऑफ परमानेंट नेचर, ये परमानेंट नेचर का होता है और ये टेम्पररी नेचर का होता है। दे आर सेटअप बाय चीफ मिनिस्टर, इसको चीफ मिनिस्टर सेटअप करते हैं। जो भी सिचुएशन है, जैसी भी सिचुएशन है, जिस चीज़ के लिए चाहिए, इनका नोमेनक्लेचर, कॉम्पोजिशन, टाइम सब कौन डिसाइड करते हैं, हमारे सीएम डिसाइड करते हैं। नाउ दे नॉट ओनली सॉर्ट आउट इशूज एंड फॉर्मुलेट प्रपोजल्स फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द कैबिनेट but also take decisions. However, the cabinet can review their decisions. कैबिनेट जो है कैबिनेट कमिटीज़ के डिसीजन को रिव्यू भी कर सकते हैं, तो इंपॉर्टेंट रोल है इनका, ठीक है। दैट इज इट, इतना ही था हमारा ये चैप्टर। इसके बाद है हमारे पास नेक्स्ट चैप्टर नंबर 33 स्टेट लेजिस्लेचर। तो इसको देखते हैं, बट इसको देखने से पहले मैं एक बार और बता देती हूँ, अगर आप पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी या फिर विजन आईएएस की मंथली मैगजीन्स करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन आप चेक कर लेना, डिस्क्रिप्शन में आपको इनकी प्लेलिस्ट का लिंक जो है मिल जाएगा, ठीक है। नाउ कमिंग बैक टू द टॉपिक, तो हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 33 स्टेट लेजिस्लेचर। अब हमें पता है जैसे पार्लियामेंट का काम है इंडिया के लिए कानून बनाना, वैसे ही स्टेट लेजिस्लेचर का काम है रिस्पेक्टिव स्टेट्स के लिए कानून बनाना। सेम टू सेम पार्लियामेंट जैसा ही है ये सब कुछ, बस थोड़े बहुत चेंजेस हैं। जैसे पार्लियामेंट का जो मुझे ये बताओ कि पार्लियामेंट का कौन कौन पार्ट होता है, तो 3 पार्ट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा एंड राज्यसभा, राइट। सिमिलरली स्टेट लेजिस्लेचर के भी 3 पार्ट है, गवर्नर एंड देन स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली एंड देन स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल। बट किसी किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, किसी किसी स्टेट में नहीं करता है। आउट ऑफ 28 स्टेट्स हमारे पास 22 स्टेट्स में लेजिस्लेटिव काउंसिल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ 6 स्टेट्स में हमें लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है देखने को मिलता है। उसको लेके क्या सीन है सब कुछ हम लोग समझेंगे आगे। तो वही जो स्टेट लेजिस्लेचर है काफ़ी इंपॉर्टेंट पोजीशन होल्ड करता है किसी भी स्टेट में, ठीक है। आर्टिकल नंबर 168 से लेके 212 तक पार्ट 6 में इस चीज़ से डील करता है, जो कि ये बताता है हमको कि स्टेट लेजिस्लेचर का ऑर्गेनाइजेशन कैसा रहने वाला है, कंपोजिशन, ड्यूरेशन, ऑफिसर्स, प्रोसीजर्स, प्रिविलेजेस, पावर्स एंड सो ऑन, ठीक है। इन सब से डील करता है। सिमिलरली जैसे पार्लियामेंट है वैसे ही थोड़े बहुत डिफरेंसेस है जिनको हम लोग स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। पहले बात करते हैं ऑर्गेनाइजेशन की। तो देखो कोई यूनिफॉर्म स्ट्रक्चर नहीं है स्टेट लेजिस्लेचर का इंडिया में। किसी किसी स्टेट में स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली दोनों ही एग्जिस्ट करती है, और किसी किसी स्टेट में सिर्फ एक ही लेजिस्लेटिव असेंबली है जो एग्जिस्ट करती है। ये चीज़ आप लोग एकदम ध्यान रखना, ठीक है। काफ़ी स्टेट्स में यूनिकैमरल लेजिस्लेचर है, सिर्फ 6 स्टेट्स में हमारे पास बाई कैमरल लेजिस्लेचर है एज ऑफ नाउ। कौन कौन से हैं वो, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका। ये सारे नाम आपको पता होने चाहिए, एक
बार यूपीएससी ने ये पूछा भी है कि कौन कौन से स्टेट में जो है बाई कैमरल लेजिस्लेचर एग्जिस्ट करता है। नाउ दिस इज़ ना वेरी बेसिक, अगर इतना भी हम याद नहीं रख पाएंगे तो फिर तो हम क्यों प्रिपरेशन कर रहे हैं, राइट। इसी वजह से ये छोटी छोटी चीज़ें जिनको याद रखना। अब ना कुछ लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को ना अबॉलिश कर दिया गया है, या फिर कई कई जगह पे लेजिस्लेटिव काउंसिल्स को इम्प्लीमेंट ही नहीं किया गया है, जैसे कि जम्मू कश्मीर एंड तमिलनाडु की बात यहाँ पे हो रखी है। जम्मू कश्मीर में जो लेजिस्लेटिव काउंसिल है उसको अबॉलिश कर दिया गया है जम्मू एंड कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 के तहत। तमिलनाडु लेजिस्लेटिव काउंसिल 210 को अभी तक इन्फोर्स ही नहीं किया गया है, तो इस वजह से तमिलनाडु में लेजिस्लेटिव काउंसिल है ही नहीं, ठीक है। नाउ आंध्र प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल हमें देखने को मिलता है, तो वहाँ आंध्र प्रदेश लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट 2005 के थ्रू मिलता है, ठीक है। इसके बाद 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 अलाउड फॉर अ लेजिस्लेटिव काउंसिल इन मध्य प्रदेश, इट हैजंट बीन क्रिएटेड ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ प्रेसिडेंशियल नोटिफिकेशन। तो 7th अमेंडमेंट एक्ट से हमने मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल क्रिएट करना चाहा, बट इस चीज़ को लेकर प्रेसिडेंट ने कोई भी नोटिफिकेशन जारी नहीं किया है, इस वजह से मध्य प्रदेश में लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है नहीं इम्प्लीमेंट किया गया है। समझ में आ गया। तो मध्य प्रदेश में भी एक ही हाउस है। इसके अलावा 22 स्टेट्स में हमारे पास यूनिकैमरल सिस्टम है, तो ये आपको पता होना चाहिए कौन कौन से स्टेट्स में है। तो ये 6 स्टेट्स है जहाँ पे बाई कैमरल है, इनके अलावा सब में यूनिकैमरल है, ठीक है। इसके बाद जो स्टेट लेजिस्लेचर है वो कंसिस्ट करता है गवर्नर को एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़, और किसी किसी स्टेट में बाई कैमरल सिस्टम है तो वहाँ पे स्टेट लेजिस्लेचर गवर्नर को कंसिस्ट करता है, लेजिस्लेटिव काउंसिल को कंसिस्ट करता है एंड लेजिस्लेटिव असेंबली को भी कंसिस्ट करता है। क्लियर है ये चीज़। नाउ लेजिस्लेटिव काउंसिल को हम लोग विधान परिषद, अपर हाउस, सेकंड चेंबर और हाउस ऑफ एल्डर्स के नाम से भी जानते हैं, और लेजिस्लेटिव असेंबली को विधानसभा, लोअर हाउस, फर्स्ट चेंबर और पॉपुलर हाउस के नाम से भी हम लोग जानते हैं, ठीक है। इसके साथ कॉन्स्टिट्यूशन जो है ना हमारा, वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि वो किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है या तो अबॉलिश कर सकता है। समझ में आ गया। अब ये पार्लियामेंट कैसे कर सकता है, अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली जो है एक रिजोल्यूशन पास कर दे, और वो रिजोल्यूशन स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए, दैट इज मेजॉरिटी ऑफ टोटल मेंबरशिप एंड 2/3 ऑफ द मेंबर्स प्रेजेंट एंड वोटिंग। नाउ बाय दिस टाइम आपको ये चीज़ें पता होनी चाहिए। हमने मेजॉरिटी के बारे में डिटेल से प्राइम मिनिस्टर वाले चैप्टर में आई थिंक डिस्कस किया है। इनकेस अगर आपने नहीं देखा है, नहीं समझा है, तो उसको समझ लेना अच्छे से, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना वो पार्लियामेंट को ये पावर देता है कि पार्लियामेंट किसी भी स्पेसिफिक स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट कर सकता है या तो लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश भी कर सकता है, अगर उस स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली एक रिजोल्यूशन पास कर दे जो कि स्पेशल मेजॉरिटी से पास होना चाहिए। क्लियर है ये चीज़। नाउ इसके बाद अब ये जो पार्लियामेंट लॉ पास करेगी ना कि उस स्टेट में, सपोज करो बिहार में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करता है, पार्लियामेंट ने उसको अबॉलिश करने के लिए उस स्टेट की जो लेजिस्लेटिव असेंबली है उसने रिजोल्यूशन पास किया, पार्लियामेंट ने भी उसको देखा, पार्लियामेंट ने अप्रूव कर दिया कि भाई ठीक है लेजिस्लेटिव काउंसिल को अबॉलिश किया जा रहा है बिहार की। क्लियर है ये चीज़। तो ये जो लॉ पार्लियामेंट कर रही है ना, ये जो काम कर रही है, उसको रेगुलर लेजिस्लेशन की तरह देखा जाएगा। इस चीज़ के लिए हमें कॉन्स्टिट्यूशन में कोई स्पेसिफिक अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। यानी कि अगर किसी स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल को क्रिएट किया जा रहा है या अबॉलिश किया जा रहा है तो वो एक रेगुलर लॉ है, रेगुलर लॉ की तरह उसको ट्रीट किया जाएगा। उसके लिए हमें कोई स्पेसिफिक कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करने की ज़रूरत नहीं है। ये चीज़ ध्यान रखना अंडर आर्टिकल 368। Now, the idea of second chamber in states was criticized in the Constituent Assembly as being unrepresentative, delaying legislation and costly। तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज वगैरह किया गया था, हमारे काम का नहीं है, बस एक बार आप लोग ये रीड करें, दैट इज़ मोर देन इनफ। लेकिन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दी है कि हम लोग चाहो तो क्रिएट कर सकते हो, चाहो तो उसको अबॉलिश भी कर सकते हो, बेस्ड ऑन जो भी आपकी इच्छा है। क्लियर है ये चीज़। नाउ आंध्र प्रदेश ने क्रिएट किया था काउंसिल 1957 में, इसको अबॉलिश कर दिया गया 1985 में, और दोबारा इसको रिवाइव कर दिया गया 2007 में। तो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है कि अगर आपको लग रहा है कि लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है वो उतनी वर्थ इट नहीं है, कॉस्टली है वगैरह वगैरह, तो आप उसको अबॉलिश कर सकते हो, ज़रूरत है तो उसको क्रिएट कर सकते हो, और ये फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी है। इसका एग्जाम्पल हमने यहाँ पे देख लिया, ठीक है। तमिलनाडु की भी काउंसिल को अबॉलिश कर दिया गया था 1986 में। इसके साथ असेंबली पास द रिजोल्यूशन इन 2010 टू रिवाइव इट एंड पार्लियामेंट इनैक्टेड द लॉ। द स्टेट असेंबली लेटर रिवर्स्ड इट्स डिसीजन इन 2011 बिफोर द लॉ वाज इम्प्लीमेंटेड। तो वही है, तमिलनाडु को लेके पहले तो अबॉलिश कर दिया गया, फिर एक रिजोल्यूशन पास हुआ, इसको दोबारा बनाओ, पर जब तक पार्लियामेंट उस चीज़ को पास करता उस लॉ को, तब तक उन्होंने अपना ये जो डिसीजन है ये वापस ले लिया। तो तमिलनाडु में भी हमारा लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है दोबारा क्रिएट नहीं किया गया।
क्लियर है ये चीज़। इसके बाद बात करते हैं कंपोजिशन ऑफ 2 हाउसेज। नाउ दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपको अभी तक पता है लोकसभा में कितने मेंबर्स हैं, राइट, राज्यसभा में कितने मेंबर्स हैं, बट स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में और लेजिस्लेटिव काउंसिल में कितने मेंबर्स हैं ये हम आज देखने वाले हैं। तो पहले तो स्ट्रेंथ की बात करते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्शंस होते हैं ना वो डायरेक्टली इलेक्शन होते हैं। हम लोग यहाँ पे असेंबली की बात कर रहे हैं, लेजिस्लेटिव असेंबली, MLAs की बात यहाँ पे हो रखी है। मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबलीज के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन कंडक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ यूनिवर्सल अडल्ट फ्रेंचाइजी। इसके बाद मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 500 है, और मिनिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 60 है। यानी कि लेजिस्लेटिव असेंबली की, किसी भी स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की मैक्सिमम स्ट्रेंथ, मैक्सिमम लोग 500 हो सकते हैं, और मिनिमम कम से कम 60 लोग तो चाहिए ही चाहिए, मिनिमम 60 लोग होंगे। क्लियर है। तो इसका कोई फिक्स्ड नंबर नहीं है जैसे लोकसभा और राज्यसभा के केस में होता है, ऐसा नहीं है। लेजिस्लेटिव असेंबली के लिए हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन करते हैं, और इलेक्टेड मेंबर्स की बात यहाँ पे हो रखी है। तो इलेक्टेड मेंबर्स मिनिमम आपके 60 होने चाहिए और मैक्सिमम 500 से ज़्यादा नहीं होंगे। अब बात करते हैं पहले नॉमिनेटेड मेंबर्स की। तो नॉमिनेटेड मेंबर्स 2020 तक हमारे जो गवर्नर है वो किया करते थे 2 मेंबर्स को एंग्लो इंडियन कम्युनिटी से, बट आफ्टर 2020 ये नहीं होता है। लाइक लोकसभा में भी बंद कर दिया गया है, इसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में भी अब ऐसा कोई सीन नहीं है। ठीक है। इसके बाद ये जो मैंने आपको बताया इलेक्टेड मेंबर्स की कहानी कि डायरेक्ट इलेक्शन होता है, किसी भी स्टेट में मिनिमम जो है 60 लोग होने चाहिए, मैक्सिमम जो है 500 ही हो सकते हैं, उससे ज़्यादा नहीं। बट यहाँ पे कुछ एक्सेप्शंस हमें देखने को मिलते हैं इन केसेस में, जैसे अरुणाचल प्रदेश में जो है मिनिमम नंबर 30 होने चाहिए, सिमिलरली सिक्किम में भी 30 और गोवा में भी 30 लोग होने चाहिए लेजिस्लेटिव असेंबली में। बाकी अदर स्टेट्स में कितने हैं, 60 है मिनिमम, और मिजोरम के केस में 40 और नागालैंड के केस में 46 हो सकते हैं। ठीक है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं, इनमें मिनिमम नंबर अलग है। इसके अलावा बाकी जितने स्टेट्स हैं उसमें मिनिमम नंबर कितने होंगे, 60 और मैक्सिमम 500। मैक्सिमम यहाँ भी 500 ही है, लेकिन मिनिमम कितने होंगे यहाँ पे 30, 40 एंड 46। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद आ जाओ टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज। अब मैंने आपको बताया कि इनके जो इलेक्शंस हैं वो डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, जैसे हम लोग करते हैं, हमने पार्लियामेंट वाले उसमें भी पढ़ा था डायरेक्ट इलेक्शंस कैसे कंडक्ट कराते हैं। किसी भी स्टेट को हम लोग टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं, और इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि उस स्टेट की जो पॉपुलेशन है और उस स्टेट को जितनी सीट मिल रखी है वो जो रेशियो है ना वो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेम होना चाहिए। सेम वही चीज़ है ये, और जो पॉपुलेशन है वो लेटेस्ट पब्लिश सेंसस डेटा के बेसिस पे किया जाता है। तो 2011 में हमारा लास्ट हुआ था पॉपुलेशन सेंसस, उसी को हम लोग उस डेटा को यूज़ करते हैं और टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर देते हैं। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो हर सेंसस के बाद हर स्टेट की लेजिस्लेटिव असेंबली की टोटल सीट्स और उसके अंदर की टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज का रीएडजस्टमेंट होना चाहिए। इसका जो राइट है ना वो पार्लियामेंट के पास है, जो डीलिमिटेशन कमीशंस एक्ट के जरिए 1952, 1962, 1972 और 2002 में लागू किया गया। लेकिन 42 अमेंडमेंट एक्ट 1976 ने 1971 के सेंसस के बेसिस पर सीट्स का नंबर और उनका जो भी डिवीजन है वो 2000 तक फ्रीज कर दिया था, जिसके बाद फिर 84th अमेंडमेंट एक्ट आया 2001 में, जिन्होंने उस सीट को फिर 2020 तक एक्सटेंड कर दिया, तो वो अभी तक फ्रीज हो रखा है। ये इसलिए किया गया ताकि जो पॉपुलेशन कंट्रोल पॉलिसीज़ है ना उनको बढ़ावा दिया जा सके। और 84th अमेंडमेंट ने 1991 के सेंसस के बेसिस पर टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूएंसीज के रैशनलाइजेशन की परमिशन दी थी, जबकि 87th अमेंडमेंट एक्ट 2003 ने इसे 2001 के सेंसस के बेसिस पर करने की बात कही। ठीक है, पर बिना सीट्स के नंबर को बदले। तो ये चीज़ है आपका रीएडजस्टमेंट आफ्टर ईच सेंसस। तो 2026 तक ना ये आपका फ्रीज हो रखा है। फिर बात करते हैं रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर SCs एंड STs। तो ये पता है कॉन्स्टिट्यूशन ने दे रखा है SC एंड ST के लिए कुछ सीट्स जो है रिजर्व कर रखी है, बट मान लो कि SC और ST के सीट्स के लिए आप लड़ रहे हो इलेक्शन, उन सीट से आप लड़ रहे हो, तो आपको भी उसी कास्ट से होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उसके बाद जाके ही आप रिजर्वेशन ले सकते हो और उन सीट्स के लिए इलेक्शंस लड़ सकते हो। ठीक है, लेकिन अगर आप SC ST के लिए जो सीट्स रिजर्व्ड है उनके लिए इलेक्शन नहीं लड़ रहे हो आप, और आप SC ST हो, तो आप नॉर्मल इलेक्शंस के ज़रिए भी वो नॉर्मल तरीके से भी इलेक्शंस लड़ सकते हो, फिर आपको वो सीट जो है वो रिजर्वेशन आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये चीज़ है। इसके बाद तो ये तो था असेंबली का, एक बार रिवाइज कर देती हूँ मैं। तो इलेक्टेड मेंबर्स कितने होने चाहिए, मिनिमम 60, मैक्सिमम 500। लेकिन ये कुछ स्टेट्स हैं इनमें थोड़ा सा अलग है, मिनिमम 30 होने चाहिए, अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम एंड गोवा के लिए, एंड मिजोरम एंड नागालैंड के लिए 40 एंड 46 होने चाहिए। नॉमिनेटेड मेंबर 2020 तक एग्जिस्ट करते थे, 2020 के बाद
याद नहीं करते। और जो इलेक्टेड मेंबर है इनको हम लोग डायरेक्ट इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट करते हैं। इसके लिए हर एक स्टेट को टेरिटोरियल मतलब हर एक टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड कर दिया जाता है। और वो 2011 में जो हमने सेंसस कंडक्ट हुआ था, पॉपुलेशन सेंसस, उसके बेसिस पे हम लोग हर एक टेरिटरी को कॉन्स्टिट्यूएंसीज में डिवाइड करते हैं। कुछ इस तरीके से डिवाइड करते हैं कि नंबर ऑफ सीट्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपल, ये जो रेशियो है ये हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी के लिए सेम आए। ठीक है। नाउ रीएडजस्टमेंट की बात की गई है कि कैसे रीएडजस्टमेंट किया जाता है, किस तरीके से किया जाता है। और 84th अमेंडमेंट एक्ट से अभी तक वो सीट्स जो है 2026 तक फ्रीज हो रखा है। फिर रिजर्वेशन के लिए बात आते हैं तो एससी और एसटी के लिए कुछ रिजर्वेशन हमने दे रखा है, लेकिन जो लोग उन सीट्स पर खड़े होकर इलेक्शन लड़ना चाहते हैं उनका ज़रूरी है कि वो लोग एससी और एसटी कम्युनिटी से ही बिलोंग करें। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद अब बात करते हैं कॉम्पोजिशन ऑफ काउंसिल की। जिस स्टेट में लेजिस्लेटिव काउंसिल एग्जिस्ट करती है उस स्टेट के लिए है ये। तो यहाँ पे इनडायरेक्टली इलेक्शन होते हैं, इनडायरेक्टली लोगों को इलेक्ट करके लाया जाता है। और इसकी जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है काउंसिल की वो फिक्स है एट 1/3 ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ असेंबली एंड द मिनिमम स्ट्रेंथ इज 40। यानी कि लेजिस्लेटिव काउंसिल में मिनिमम 40 लोग होने चाहिए और मैक्सिमम यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा जो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ है, मान लो लेजिस्लेटिव असेंबली की स्ट्रेंथ 60 है तो 1/3 यानी कि कितना 20 आ जाएगा। तो मैक्सिमम कितने 20 और मिनिमम कितने 40 मेंबर आप ले सकते हो। तो ऑब्वियसली 20 से ज़्यादा 40 आप ले ही सकते हो, पर 40 से कम नहीं हो सकते मेंबर। और मैक्सिमम कितने हो सकते हैं 1/3 ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। मान लो 500 हैं अगर उसमें लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसका 1/3 अगर आप निकालोगे जितना भी आएगा यहाँ पे, तो वो उतने मेंबर हैं। मान लो 200 आया, सपोज एग्जांपल बता रही हूँ मैं, कैलकुलेशन ठीक मत करना कमेंट में, ठीक है। तो मान लो 200 आया, तो ये जो 200 है ना, ये आपका क्या है, ये मैक्सिमम है कि मैक्सिमम लेजिस्लेटिव काउंसिल में 200 मेंबर्स ही हो सकते हैं, लेकिन मिनिमम 40 होने चाहिए। ठीक है। इसके बाद बात करते हैं मैनर ऑफ इलेक्शन। अभी जो इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है ये किस तरीके से होता है, तो ये प्रोसेस है, इसको समझते हैं फटाफट से। तो सबसे पहले तो जो 1/3 मेंबर्स होते हैं ना लेजिस्लेटिव काउंसिल के, उनको इलेक्ट किया जाता है लोकल बॉडीज़ के द्वारा, जैसे कि आपकी म्यूनिसिपैलिटीज़ हो गए, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स हो गए, वो लोग चुनते हैं। ठीक है। पंचायत हो गए, ये सारे लोग। इसके बाद 1/12 मेंबर्स को चुना जाता है ग्रेजुएट्स के द्वारा, जिनके पास 3 साल पुरानी डिग्री हो और वो स्टेट के अंदर रहते हो। क्लियर है ये चीज़। इसके साथ साथ 1/12 मेंबर जो है को इलेक्ट किया जाता है टीचर्स के द्वारा, जिनके पास मिनिमम 3 इयर्स का पढ़ाने का एक्सपीरियंस हो और वो सेकेंडरी स्कूल या उससे ऊपर लेवल पर एटलीस्ट पढ़ा रहे हो। ठीक है। इसके साथ 1/3 मेंबर्स है ना, इनको एमएलएस इलेक्ट करते हैं, लेकिन ये आप आपस में नहीं कर सकते कि एमएलए को ही इलेक्ट कर रहे हैं एमएलसी बनने के लिए, ऐसा नहीं कर सकते, बल्कि कोई बाहर का इंसान जो एलिजिबल है उसको ये लोग इलेक्ट करते हैं। ठीक है। इसके साथ साथ जो बच गए अब बाकी के मेंबर्स को गवर्नर नॉमिनेट करते हैं, उन लोगों में से जिनके पास स्पेशल नॉलेज हो, प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस हो, लिटरेचर को लेके, साइंस को लेके, आर्ट को लेके, कोऑपरेटिव मूवमेंट्स को लेके और सोशल सर्विसेज को लेके। ठीक है। तो इस तरह से टोटल आपके 5/6 मेंबर्स जो हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं और 1/6 मेंबर्स जो हैं ये नॉमिनेटेड होते हैं। ये पूरा इलेक्शन प्रोसेस जो है ये आपका किससे होता है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय मीन्स ऑफ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। अब ये हमने काफ़ी डिटेल में ये मेथड को डिस्कस किया था। और गवर्नर के द्वारा की गई जो नॉमिनेशन है ना, उनको कोर्ट में आप लोग चैलेंज नहीं कर सकते हो कि गवर्नर ने कैसे इस इंसान को मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल बना दिया, एमएलसी बना दिया, ये चीज़ नहीं कर सकते हो आप। ठीक है। ये चीज़ ध्यान रखना। इसके साथ साथ जो आपने अभी ये मेथड पढ़ा इनडायरेक्ट इलेक्शन का, जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल को लेके है, ये चीज़ हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी हुई है। ये पार्लियामेंट द्वारा एक कन्वेंशन है जो क्रिएट किया गया है। इसको पार्लियामेंट टाइम आने पे कभी भी चेंज भी कर सकता है, ये फाइनल नहीं है। क्लियर है ये चीज़। तो यही है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ड्यूरेशन ऑफ 2 हाउसेस। नाउ ड्यूरेशन ऑफ असेंबली ये सेम टू सेम लोकसभा की तरह ही है, सेम एज लोकसभा। ये कोई परमानेंट बॉडी नहीं है एंड हैज़ अ नॉर्मल टर्म ऑफ 5 ईयर्स, 5 साल का टर्म है। कब से, जब से इलेक्शन हुआ है तब से नहीं। मान लो इलेक्शन कंडक्ट हो गए हैं, 1 जुलाई को हो गया इलेक्शन कंडक्ट, बट इनकी जो मीटिंग है फर्स्ट वो 27 जुलाई को हो रहा है, तो ये 27 जुलाई 2025, तो इनको 5 साल कब होंगे, फर्स्ट मीटिंग से ये चीज़ कैलकुलेट होती है। 27 जुलाई 2030 को इनको जो है 5 साल हो जाएंगे, तो तब तक ये बॉडी है, 5 साल है इनका टर्म पीरियड। लेकिन ऑब्वियसली ये परमानेंट बॉडी नहीं है। ये गवर्नर चाहे तो इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि ये लोग जो है गवर्नर के प्लेजर पे ये जो है होल्ड करता है। क्लियर ये चीज। इट गेट्स ऑटोमेटिकली डिसॉल्व आफ्टर दिस पीरियड। हाउएवर द गवर्नर
कैन डिसॉल्व इट्स अर्लियर टू होल्ड फ्रेश इलेक्शन। गवर्नर इसको कभी भी डिसॉल्व कर सकते हैं, और गवर्नर ऐसा कब कर सकते हैं, जब उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एडवाइस करेंगे, ठीक है। इसके साथ साथ आ जाओ, नेशनल इमरजेंसी के टाइम में इनका जो टर्म पीरियड है ना वो 5 साल से बढ़ाया भी जा सकता है, और पार्लियामेंट एक्सटेंड कर सकती है टर्म, लेकिन एक बार में आप 1 ही साल इनका टर्म बढ़ा सकते हो, 1 साल से ज़्यादा नहीं बढ़ा सकते हो, ठीक है। और अगर नेशनल इमरजेंसी हट गई है तो 6 महीने के अंदर भाई इसको डिसॉल्व करो और फ्रेश इलेक्शंस कंडक्ट कराओ, ठीक है। तो यही है। इसके बाद बात करते हैं ड्यूरेशन ऑफ काउंसिल की। तो सेम एज राज्यसभा की तरह ही है, परमानेंट बॉडी है, इसको डिसॉल्व नहीं किया जा सकता है। 1/3 जो इसके मेंबर है रिटायर होते हैं हर 2 साल में। ईच मेंबर सर्व्स 6 ईयर टर्म, और हर मेंबर जो है 6 साल का टर्म पीरियड यहाँ पे पूरा करता है, ठीक है। जो वेकेंट हो जाती है सीट्स उनको फिल्ड किया जाता है इलेक्शंस के थ्रू एंड नॉमिनेशंस के थ्रू बाय गवर्नर। रिटायर मेंबर जो हो चुके हैं वो री इलेक्ट भी हो सकते हैं, री नॉमिनेट भी हो सकते हैं, कितने भी टाइम, एनी नंबर ऑफ टाइम्स, ठीक है। इसके साथ इधर आ जाओ, मेंबरशिप ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर। अब वो क्या प्रोसेस है जिससे आप लोग एमएलए या एमएलसी बन सकते हो। तो पहले बात करते हैं क्वालिफिकेशंस। तो सबसे पहला तो ये है कि आपको सिटीजन होना चाहिए इंडिया का, तभी जाके आप एमएलए या एमएलसी बन सकते हो। दूसरा, जो भी इंसान है, किसी भी इंसान को अगर लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल का मेंबर बनना है तो फिर उनको इलेक्शन कमीशन ने जो भी ओथ है जो ऑथराइज किया है उनको वो ओथ लेनी पड़ेगी। उस ओथ में वो लोग ये है, टू बेयर द ट्रू फेथ एंड एलिजेंस टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, टू अपहोल्ड द सोवरेनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ इंडिया, ये ओथ वो लोग लेते हैं। थर्ड ये है कि आपको कम से कम 30 साल का होना चाहिए इन केस ऑफ लेजिस्लेटिव काउंसिल। अगर आप लोग एमएलसी बनना चाहते हो तो 30 ईयर्स का होना चाहिए। अगर आप एमएलए बनना चाहते हो तो 25 ईयर्स का होना चाहिए मिनिमम। और इसके अलावा भी आपके पास कुछ क्वालिफिकेशंस होनी चाहिए, जो क्वालिफिकेशंस हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखी है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने वो पार्लियामेंट को अधिकार दिया है कि आप इन 3 क्वालिफिकेशन के अलावा भी कुछ और क्वालिफिकेशन डिसाइड कर सकते हो कि कैसे कोई इंसान एमएलए या एमएलसी बन सकता है, ठीक है। तो ये है वो कुछ क्वालिफिकेशन जो पार्लियामेंट ने बनाए हैं अकॉर्डिंग टू रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। नाउ मैं एक चीज़ बताती हूँ, जब हम पॉलिटिक कर लेंगे ना तब इसके ऊपर तो डेडिकेटली मैं एक वीडियो लेके आऊँगी कि रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 के थ्रू क्या क्या हुआ है। अगर आप देखो अपना सिलेबस, तो सिलेबस में कॉन्स्टिट्यूशन बोलने वाली थी मैं, तो अगर आप देखो अपना सिलेबस तो उसमें आप देखोगे कि सब्जेक्ट लिखा है पॉलिटी, इकोनॉमी, हिस्ट्री वगैरह वगैरह, उनके टॉपिक्स लिखे हुए हैं। लेकिन ये जो चीज़ है ये प्रॉपर एक एक्ट लिखा हुआ है कि ये एक्ट भी आपके सिलेबस का पार्ट है, तो इतना इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। नाउ अब इस एक्ट के अकॉर्डिंग भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको फॉलो करनी है, तभी आप क्वालिफाइड माने जाओगे एमएलए या एमएलसी बनने के लिए। तो सबसे पहला तो यही है कि अगर कोई इंसान लेजिस्लेटिव काउंसिल का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके पास उस स्टेट के किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर कार्ड होना चाहिए, मतलब वो वहाँ का इलेक्टर होना चाहिए, समझ में आया। और अगर गवर्नर उस इंसान को नॉमिनेट करते हैं तो वो उस स्टेट का ना रेजिडेंट भी होना चाहिए, ठीक है। साथ ही अगर किसी इंसान को लेजिस्लेटिव इलेक्शन के लिए इलेक्शन लड़ना है मतलब तो उसका भी उस स्टेट के किसी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी का वोटर कार्ड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ठीक है। लास्टली ये है, अगर किसी सीट को शेड्यूल्ड कास्ट या शेड्यूल्ड ट्राइब के लिए रिजर्व किया गया है तो उस सीट पर जो इलेक्शंस होंगे वो वही लोग इलेक्शन लड़ सकते हैं जिनके पास एससी या एसटी का सर्टिफिकेट है, ठीक है। लेकिन एससी या एसटी कैटेगरी वाले लोग जो है वो जनरल सीट से भी, जो नॉन रिजर्व्ड है, उससे भी इलेक्शन लड़ सकते हैं। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद बात करते हैं डिस्क्वालिफिकेशंस की। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं जिनके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई भी किया जा सकता है अगर आप कोई ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होल्ड करते हो अंडर यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट, समझ में आया, एक्सेप्ट दैट ऑफ अ मिनिस्टर और एनी अदर ऑफिस एग्जेम्प्टेड बाय स्टेट लेजिस्लेचर। अगर कोई ऐसा काम कर रहे हो जिसकी परमिशन आपको कॉन्स्टिट्यूशन देता है कि आप इस ऑफिस का भी काम संभाल सकते हो तो वो डिफरेंट चीज़ है। पर इसके अलावा अगर आप कोई दूसरा काम करते हुए पाए गए और साथ में आप एमएलए और एमएलसी भी हो, समझ में आ रहा है, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। दूसरा, अगर आपका बॉडी या माइंड डिक्लेयर ठीक नहीं है, आपकी मानसिक स्थिति जो है वो ठीक नहीं है और कोर्ट ने डिक्लेयर कर दिया है तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आप कर्ज में बहुत ज़्यादा डूबे हुए हो तो आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि फिर वो इंसान ऑटोमेटिकली करप्ट हो जाएगा, ठीक है। और अगर आप सिटीज़न नहीं हो इंडिया के या फिर आपने वॉलंटरीली किसी और कंट्री की सिटीजनशिप अपना ली है, ठीक है, तो फिर आप जो है डिस्क्वालीफाई हो जाओगे। साथ ही अगर ये 4 कारण हैं, इनके अलावा पार्लियामेंट कोई लॉ इनके अलावा भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ने पार्लियामेंट को ये हक दे रखा है कि आप इनके अलावा भी कोई ऐसे
कंडीशंस बना सकते हो जिससे किसी भी इंसान को डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है, और पार्लियामेंट ने किया भी है। वही रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट में ये चीज़ें मेंशन है। इनके अलावा मतलब इन 4-5 चीज़ें के अलावा भी ये कुछ कंडीशंस हैं जिसके बेसिस पे आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है। तो पहला क्या है, अगर आपको इलेक्शन के दौरान या फिर मतलब किसी भी तरीके के आपको करप्ट प्रैक्टिसेस में अगर देख लिया इन्वॉल्व हो रहे हो आप, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। अगर आपको 2 या उससे ज़्यादा साल की जेल हो चुकी है, ठीक है, किसी भी क्राइम के लिए, लेकिन अगर उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा गया है तो डिस्क्वालीफाई नहीं है, लेकिन प्रिवेंटिव डिटेंशन में नहीं रखा गया है तो आप डिस्क्वालीफाइड हो। समझ में आ गया। तीसरा ये, अगर आपने अपने इलेक्शन का खर्चा जो है वो सबमिट नहीं किया है, किस तरीके से आपको पता है इलेक्शन के टाइम में भी काफ़ी रैलीज, पोस्टर और ये पैम्पलेट्स वगैरह करवाने होते हैं, तो कुछ लोग ना अपनी तरफ से ही पैसा लगा देते हैं वो सब करने के लिए, जो कि बहुत गलत चीज़ है। तो उसकी चीज़ के लिए भी आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर आपने पूरा वो हिसाब किताब नहीं बताया तो, ठीक है। साथ ही अगर आपका कोई गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट है या किसी गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट या वर्क या सर्विसेज में आप इंटरेस्टेड हो, मतलब आप किसी भी गवर्नमेंट सरकारी काम से अगर आप पैसा कमा रहे हो, तो फिर आपको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। साथ ही अगर आप किसी ऐसे कॉर्पोरेशन के डायरेक्टर या मैनेजिंग एजेंट हो जिसमें गवर्नमेंट का शेयर कम से कम 25% से ज़्यादा है, तो भी आपको जो है हटा दिया जाएगा। समझ में आ गया। साथ ही अगर आपको करप्शन या डिसलॉयलिटी टुवर्ड्स योर स्टेट, इन दोनों क्राइम में पाया गया, यानी कि आप अपनी स्टेट को लेकर लॉयल नहीं हो, किसी और स्टेट के साथ या किसी और एजेंट के साथ मिले हुए हो, ऐसे कोई भी जो प्रैक्टिसेस में अगर आप इन्वॉल्व हो, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा आपकी पोजीशन से। इसके साथ अगर आपको, हमने देख लिया कि आप किसी भी तरीके का वायलेंस, घूस यानी कि ब्राइबरी या फिर किसी भी तरीके का प्रोटेस्ट वगैरह जो ऐसा है कि जो आम नागरिक है उसको भड़का रहे हो आप, तो फिर आपको हटा दिया जाएगा। इसके साथ साथ अगर आपको डाउरी या फिर सती प्रथा या अनटचेबिलिटी, इनमें से कोई भी चीज़ें करते हुए हमने देख लिया तो आपको हटा दिया जाएगा। क्लियर है ये चीज़। इसके बाद ये जो अबव डिस्क्वालिफिकेशंस हैं, ये जो देखो, ये तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ था, राइट, पर इसके अलावा जो पार्लियामेंट ने जो लॉ लेके आए, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट, उसमें जो ये लिखे हुए हैं डिस्क्वालिफिकेशन के कुछ पॉइंट्स, अगर किसी को इन मैटर्स पे डिस्क्वालीफाई किया गया है, ठीक है, अब बात यह है कि डिस्क्वालीफाई किया जाना चाहिए, डिस्क्वालीफाई नहीं किया जाना चाहिए, एक और चांस दे देना चाहिए। एक और चांस नहीं, मतलब उस इंसान को आप जिस जैसे करप्ट प्रैक्टिसेस के लिए मान लो डिस्क्वालीफाई कर रहे हो, तो अब वो डिस्क्वालीफाई होगा कि नहीं होगा, वो जो फाइनल डिसीजन है वो किसका होगा, गवर्नर का होगा। समझ में आ गया। और गवर्नर अपना डिसीजन सुनाने से पहले इलेक्शन कमीशन से सलाह मशवरा कर लेंगे और फिर उस अकॉर्डिंग एक्ट करेंगे। क्लियर है ये चीज़। तो ये चीज़ लिखी हुई है। इसके साथ साथ आपको डिस्क्वालीफाई किया जा सकता है ऑन द ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड और डिफेक्शन का मतलब होता है कि अगर कोई एमएलए या एमपी अपनी पॉलिटिकल पार्टी छोड़ देता है या उसके खिलाफ वोट करता है या बिना परमिशन के किसी दूसरी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो उसकी जो सीट है ना वो चली जा सकती है। और ये रूल हमारा 10th शेड्यूल के अंदर आता है, जिसे एंटी डिफेक्शन लॉ भी कहते हैं। और इसका एम है पॉलिटिकल स्टेबिलिटी बनाए रखना और पार्टी लॉयलिटी इंश्योर करना। स्पीकर या चेयरमैन डिसाइड करता है कि डिस्क्वालिफिकेशन होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, लेकिन इस डिसीजन को ना कोर्ट में चैलेंज भी किया जा सकता है। ठीक है, ठीक है। तो ये है डिस्क्वालिफिकेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ डिफेक्शन। अब बात करते हैं ओथ एंड अफर्मेशन की। तो ओथ कौन दिलवाते हैं? आप किसी भी हाउस के मेंबर हो, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के हो, स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल के हो, आपको जो है ओथ लेनी पड़ेगी, तब जाके आप एज अ मेंबर काम कर सकते हो। ठीक है। और ओथ कौन दिलवाते हैं? हमारे गवर्नर दिलवाते हैं। और अगर गवर्नर अवेलेबल नहीं है तो गवर्नर किसी को अपॉइंट कर देते हैं कि आप इनको ओथ जो है वो दिलवा दो। क्लियर है ये चीज़। और अगर किसी ने ओथ नहीं ली है और बिना ओथ लिए वो काम करने चला गया है, तो जितने दिन उसने बिना ओथ लिए काम किया है उतने दिन की उसको पेनल्टी भरनी पड़ेगी, मिनिमम 500 रुपीज़। जब तक ओथ नहीं लिया तब तक ना ही वो काम परफॉर्म कर सकता है, बैठ भी नहीं सकता है वो हाउस में, ना ही वोट कर सकता है। पर अगर कर दिया है तो फिर 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपको पेनल्टी देनी पड़ेगी। ठीक है। इसके बाद है वेकेंटिंग ऑफ सीट्स। तो ये वो सिचुएशंस हैं, ये वो कंडीशंस हैं जिनके बेसिस पे जो लेजिस्लेटिव असेंबली या लेजिस्लेटिव काउंसिल की जो सीट्स है ना वो वेकेंट हो जाती हैं। पहला है डबल मेंबरशिप, यानी कि कोई भी इंसान एक टाइम पे दोनों ही हाउसेस का मेंबर बन के नहीं रह सकता है। ठीक है। दूसरा है डिस्क्वालिफिकेशन, अगर उसको किसी भी मैटर या तो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया हो गया हो या तो डिस्क्वालीफाई ऑन द डिफेक्शन कर दिया, ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन कर दिया हो, बेसिकली डिस्क्वालीफाई कर दिया हो, तब भी उसकी सीट जो है वो खाली हो जाएगी। अगर वो रिज़ाइन कर देगा तब भी खाली हो जाएगी। और अगर वो एब्सेंट है 60 डेज तक विदाउट परमिशन, तो भी उसकी सीट जो है वो खाली कर दी जाएगी। क्लियर। तब भी हम मान लेंगे कि अब ये मेंबर जो है, ये जो इंसान है वो इस हाउस का मेंबर नहीं रहा।
ठीक है। इसके अलावा भी कुछ केसेस हैं जिसमें आपकी जो सीट है वो वेकेंट हो जाएगी अगर आपका जो इलेक्शन है वो वॉइड डिक्लेयर हो जाता है, मतलब कि गलत तरीके से इलेक्शन कंडक्ट हुए थे, गलत तरीके से इलेक्शंस हुए थे, तो फिर आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। या फिर आपको हाउस से बाहर निकाल दिया गया हो, कोई ऐसा क्राइम या किसी चीज़ में आप इन्वॉल्व हो गए हो, तो फिर आपकी सीट वेकेंट हो जाएगी। अगर आपको प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस के लिए चुन लिया गया है तो आपकी सीट जो है वेकेंट हो जाएगी और आपको एज अ प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट काम करना पड़ेगा। समझ में आ गया? या फिर आपको एज अ गवर्नर चुन लिया गया है उस स्टेट का, तो आपकी सीट जो है वो वेकेंट हो जाएगी। ठीक है, तो ये वेकेंटिंग थी। इन सिचुएशंस में वो एक सीट जो है वो खाली हो जाती है। ठीक है, तो यहीं तक था आज का टॉपिक हमारा करना हमको। इसके बाद है हमारे पास प्रिसाइडिंग ऑफिसर्स के बारे में पढ़ेंगे, जैसे लोकसभा राज्यसभा में स्पीकर और चेयरमैन होते हैं ना, उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे अब नेक्स्ट लेक्चर में स्टेट लेजिस्लेचर के टर्म्स में। आई होप आज का सेशन आपको पसंद आया हो एंड थैंक यू फॉर ऑल दीज लवली कमेंट्स। अगर आपको कोई डाउट है देन डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं नोट्स के लिए, तो नोट्स आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और अगर आप अगेन पॉलिटी के साथ साथ इकोनॉमी या विजन IAS की मंथली मैगजीन्स पढ़ना चाहते हो तो स्क्रीन पे आपके आ रहे होंगे, देख लेना, जो भी आपको ठीक लगे। अगर पढ़ना चाहते हो तो देख लेना। ठीक है, और इसके बाद हमारा जो नेक्स्ट है स्टेट लेजिस्लेचर को हम लोग कंटिन्यू करेंगे और इसका पार्ट 2 आएगा, उसमें आप लोग देख लेना स्टेट लेजिस्लेचर को। एंड टिल देन आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।